हेलो टू एवरीवन, मैं आपको स्वागत करता हूं अभिपीडिया डिफेंस के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अतुल धीमान और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दैट इज कि व्हाट आफ्टर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स रिजल्ट, राइट। तो अभी जो है आपने देखा कि कल ही आपका जो है शाम को रिजल्ट आया यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। और जो है जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना जो रैंक है, सॉरी जो रोल नंबर है उस रिजल्ट के अंदर पाया, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपने जो है बहुत अच्छे से काम किया, अच्छे से मेहनत की और आप जो है अब जो है जुट जाइए फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, राइट। इस बार पोजीशंस, इस बार वैकेंसी ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए यूपीएससी सीएससी के अंदर, राइट। तो आपको क्या करना है, यू शुड ऑल गो अहेड विद योर मेंस प्रिपरेशन। टाइम बहुत कम पड़ा है और ये बहुत सही टाइम है अपने आप को दोबारा से बूस्ट करने का, दोबारा से कॉन्फिडेंस में लाने का, टू प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी मेंस, राइट। और जो बच्चे इस प्रीलिम्स के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए, है ना, जो बच्चे इस प्रीलिम्स के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपको लूज नहीं करना है अपनी होप को, ठीक है। डोंट लूज योर होप इवन इफ यू हैव गिवन फर्स्ट प्रीलिम, सेकंड प्रीलिम, थर्ड प्रीलिम, फोर्थ प्रीलिम। कई बार क्या है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू से प्रीलिम्स का जो डिफरेंस होता है, दिनों का डिफरेंस होता है, बहुत कम होता है, 10 से 15 20 दिन या कई बार 7-8 दिन का डिफरेंस होता है। तो कई स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू दिए हुए हैं लेकिन उन्होंने जब प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स में दे वर नॉट एबल टू डू वेल एंड इसी वजह से नाउ दे हैवंट क्लियर द प्रीलिम्स। ऐसे भी मेरे नोन में 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था और दे वर एक्सपेक्टिंग कि चलो हो जाएगा, और दे वर नॉट एबल टू अगेन प्रिपेयर फॉर देयर प्रीलिम्स, क्योंकि एक एग्जॉस्टिंग पॉइंट आ जाता है जब स्टूडेंट सोचता है चलो मैं वेट कर लेता हूँ अपने फाइनल रिजल्ट का ही, और प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है तो दे देंगे। होपफुल हूँ मैं कि इंटरव्यू मेरा अच्छा गया है तो मेरा निकल जाएगा। बट ऐसे 2 स्टूडेंट्स मेरे नोन में हैं जिन्होंने इस बार इंटरव्यू दिया और उनका मेरिट आउट हो गया और फिर उन्होंने प्रीलिम्स दिया, ठीक है। बट प्रीलिम्स में अभी दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई देयर प्रीलिम्स दिस टाइम। तो अभी क्या करना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी का बच्चा होगा जिसने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम प्रीलिम्स दिया लेकिन प्रीलिम्स नहीं हुआ। अब क्या करना चाहिए, द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज never lose hope and your next option is यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। 7 अगस्त को असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, 7 अगस्त को। मुझे पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का हर बच्चा जो है ये एग्जाम को भरता है, चाहे वो दिल से देने जाए ना जाए लेकिन पेपर जरूर भरता है, राइट। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट। तो अब आपका 7 अगस्त को अगर एग्जाम है, आप तबीयत से 40-45 दिन की तैयारी कर लो, क्योंकि 40-45 दिन बचे हैं, ठीक है। 45 दिन भी एग्जैक्टली नहीं बचे, लेस देन 45 डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। तो इन 40 दिनों के अंदर अपनी सारी कसर जो है, जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपने प्रीलिम्स दिया, आपने ऑलरेडी सारी चीजें जो है अच्छे से पढ़ रखी हैं, बहुत शिद्दत से पढ़ी है। अब वही जो एफर्ट है, वही जो मेहनत है, वही जो कंटेंट है, वही सारा का सारा सिलेबस जो है आपको सिर्फ रिवाइज करना है। बट उसमें एक चीज याद रखो, उसमें आपको एजेस के ऊपर भी काम करना है। एजेस जिसकी बात मैं अभी आगे करूंगा। देखो ये एजेस के ऊपर अगर काम करोगे ना, तभी आपका कट ऑफ से ऊपर 20 से 25, 30, 40 नंबर एक्स्ट्रा सरप्लस में आएगा, और वही 30-40 नंबर जो होगा जब सरप्लस में लोगे तो आपको मेरिट आउट होने से मेरिट आउट कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपने रिटर्न में इतने सरप्लस मार्क्स ले लिए कि इंटरव्यू में चाहे एवरेज इंटरव्यू जो है, बिलो एवरेज जाए, डज नॉट मैटर, आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आएगा ही आएगा। तो 40 दिन है, 40 दिन के अंदर एकदम पहले जो चीजें की हुई हैं उनको रिवाइज कीजिए, देख लीजिए कौन कौन सी चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में तो बहुत वाइडर होराइजन होता है और उनकी अलग थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी अलग होती है, थोड़ी बहुत होती है, सारी नहीं होती, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज 40 दिन के अंदर स्पेसिफिक टू सीएपीएफ उतना पढ़िए, ठीक है।
तो ये आपके लिए ऑप्शन अब तैयार हो गया, आपकी उम्मीद जो है वो अब दोबारा से दिख गई कि हाँ मैं कम से कम 40 दिन के लिए अपने आप को सीएपीएफ के लिए डिवोट करूंगा। वो बच्चा जो सिविल सर्विसेज वाला है और उसका प्रीलिम्स नहीं निकला है, अब उसके पास दो ऑप्शन होंगे। उसको बताया जाएगा यार तू तो सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है, सीएपीएफ में क्यों घुस रहा है, तुम प्रीलिम्स की और मेंस की दोबारा से शुरू कर दे, 2023 के लिए शुरू कर दे। देखो 40 दिन में ना कोई प्रीलिम्स और कोई मेंस की प्रिपरेशन खास नहीं होती। आप 40 दिन अगर इस एग्जाम को दे देंगे और आपकी ऑलरेडी प्रीलिम्स वाली प्रिपरेशन है, इस एग्जाम में थोड़े से एजेस को ध्यान रख लोगे, आपका बहुत अच्छे से नेक्स्ट ईयर तक आपके पास एक असिस्टेंट कमांडेंट का टैग होगा, कम से कम सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट है जो सोच रहा है कि नहीं मैं सिविल सर्विसेज की तरफ ही घुसूंगा और मेंस की प्रिपरेशन कर लेता हूं और दोबारा से प्रीलिम्स तो निकला रही, चल टाइम है मेंस कर लेता हूं और थोड़ा प्रीलिम्स थोड़ा आगे कर लूंगा, नहीं, गलत। आप 40 दिन के लिए इस एग्जाम की तैयारी करो। क्या पता आपकी जो प्रीलिम्स में जो आपने रिवीजन की, कंटेंट पढ़ा, वो आपका उधर तो काम नहीं आया, इधर काम आ सकता है रिटन क्वालिफाई करने के लिए जो हमारा सीएपीएफ का है। देखो सीएपीएफ के अंदर ना रिटन एग्जाम ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। यहीं पे सारे के सारे जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसी रिटन पे अगर फोकस करें तो उनको बाकी जगहों पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो रिटन क्या है, रिटन की बात हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के लिए तो मैं आपको प्रॉपर अभी बता दूंगा कि एजेस क्या है। पेपर 2 के लिए मेरे पास हमारे पास एक चीज है, सरप्राइज है, या एक प्रॉपर कोर्स है जहां पे आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट वर्क कीजिएगा इस कोर्स के साथ एंड आपका जो पेपर 2 है, जो सबसे ज्यादा गेम चेंजर होता है, वो जो है पेपर 2 आपका हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपका पेपर 2 हमारे जो कंटेंट है, हमारी प्रैक्टिस, हमारी जो अप्रोच है उसके थ्रू आप उसको पूरा करो। ठीक है, रिटन, उसके बाद फिजिकल मेडिकल है। फिजिकल मेडिकल इतना टफ नहीं होता है, बस कुछ दिनों हफ्तों की प्रिपरेशन होती है, आप कर सकते हैं। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू इज द लास्ट स्टेज, वो हम लोग सभी बच्चों को गाइड करते ही हैं, मेंटोर करते ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटन की बात करता हूं तो रिटन में आपको मैं बता देता हूं कि आपके पास पेपर 1 है, आपके पास पेपर 2 है। पेपर 1 में 125 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं और 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें सारे सब्जेक्ट ही आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका जनरल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, उसके बाद एनवायरनमेंट हो गया। ये 7-8 सब्जेक्ट जो है पेपर 1 के अंदर आता है। ठीक है, 7-8 सब्जेक्ट्स कम इन पेपर 1। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 इज ऑफ सब्जेक्टिव नेचर और 6 क्वेश्चंस आते हैं। 6 क्वेश्चंस में आपके पास एसे आएगा, क्या आएगा, एसे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉरी ये एसे के स्पेलिंग हमारे यहाँ पे गलत हो गए। एसे आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया, ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट आ गई, उसके बाद आपके पास प्रेसे राइटिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन हो गया, उसके बाद आपके पास ग्रामर आ गया। ठीक है, सो ये जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 दिखने में आपको 6 क्वेश्चन ही लगेंगे, लेकिन ये बहुत ही लेंदी होता है, बहुत कम टाइम होता है। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट गुड कंटेंट आप पेपर 2 को ना ही कंप्लीट कर पाओगे और ना ही उसको कंप्लीट करोगे विद द क्वालिटी कंटेंट, राइट। तो पेपर 2 जो है, जितना भी सिविल सर्विसेज या जितना भी बच्चा है, अभी भी आपके पास टाइम है। पेपर 2 पे पूरा अपना ध्यान दो। ये मत सोचो कि पेपर 1 में मैं 160 मार लूंगा, 160 नंबर ले आऊंगा और पेपर 2 में एवरेज लाऊंगा तब भी काम बन जाएगा। नहीं, आजकल जितने भी बच्चे जो टॉपर बन रहे हैं वो पेपर 2 में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तब उनकी सिलेक्शन हो रही है। समझ आ गया? तो इतना ध्यान रखिए, पेपर 2 जो है वो आपको डेली करना है। अब जो टाइम आ चुका है, पहले मैं 2 घंटे बच्चों को रिकमेंड करता था कि 2 घंटे दीजिए, अब मैं बताता हूं बच्चों को कि कम से कम आपको 3 घंटे जो है, 3 आवर्स एवरी डे यू हैव टू डिवोट फॉर योर पेपर 2। पेपर 1 की बात है तो 5-6 घंटे डेली देंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो पेपर 1 है उसका तो मैं आपको एजेस बता देता हूँ, क्या अप्रोच होनी चाहिए। पेपर 2 की अप्रोच जो है वो 15-20 मिनट में नहीं बताई जा सकती। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे टू कंप्लीट योर पेपर 2 प्रिपरेशन, राइट। तो उसमें आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है। ये सारे हमारे टॉप क्लास के मेंटोर्स हैं जो आपको अभी जो बचे हुए दिन है उसके अंदर आपको हमारे कोर्स के थ्रू सारी गाइडेंस मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी। 2 चीज़ें पेपर 2 के लिए होती हैं, एक होता है कंटेंट,
ठीक है, और दूसरी होती है प्रैक्टिस। कंटेंट हम लोग, हमारी फैकल्टी हार्डवर्क करके 2-3-4 घंटे लगा के वो सारा कंटेंट, जो बेस्ट कंटेंट है, आपको अवेलेबल कराती है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। फिर उसके बाद आपके पास पीडीएफ मिल जाती है, स्टडी नोट्स मिल जाते हैं। और प्रैक्टिस कैसे करना होता है, प्रैक्टिस एक सवाल तो आपको हमारी फैकल्टी क्लास के अंदर ही कराती है, और दूसरा जो है आगे जाके हर संडे को टेस्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको टेस्ट देना पड़ रहा है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप कंसिस्टेंटली 40 दिन तक करेंगे, 40 डेज तक करेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर आंसर राइटिंग। ठीक है, ऐसे इंप्रूवमेंट होती है और ऐसे ही पेपर निकलता है। आप देख रहे हैं ये 60 दिन लिखे हैं, एक्चुअली में ये 60 दिन का कोर्स था जो हमने बनाया था, लेकिन अब जब 40 दिन बचे हैं, 45 दिन बचे हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है इस कोर्स को 40 डेज के अंदर भी कवर कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको किस फॉर्मेट में मिल जाएंगी, वो आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। ठीक है, वो आपको मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। एंड जो क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस हैं, जो डेली क्लासेस हो रही हैं, वो आपको लाइव मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस का बेस्ट ये क्या होता है कि आप आराम से मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जूम सेशन भी करते हैं पेपर 2 को लेके, तो वो भी आप उसको भी अटेंड कर सकते हो और बेस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो लास्ट 40 डेज के अंदर, है ना। तो ये मत सोचिएगा कि यार अब तो 40 दिन रह गए सर, कोर्स कंप्लीट होगा, अब तो 40 दिन रह गए मैं इतनी वीडियो देख पाऊंगा, अब तो 40 दिन रह गए मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा। देखो, ये सवाल तो आपके अगर 400 दिन भी रहेंगे ना, तब भी ऐसे ही सवाल रहने वाले हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट गो एंड गेट दैट अप्रोच, कि अगर जितना भी टाइम बचा है जस्ट लग जाओ, और ये मत सोचो कि टाइम 40 दिन बचे, घंटों में सोच लो। अगर इतनी ही अगर पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, इतनी ही प्रैक्टिकल अगर करना है, चलना है कि कुछ भी हो सकता है, हर पल में कुछ भी हो सकता है, तो उसको घंटों में देख लो। ठीक है, कि घंटे कितने बचे हैं, 40 दिन तो हैं, 40 दिन को इंटू 24 करेंगे तो कितने घंटे बन जाएंगे। तो वैसे अपना मोटिवेशन हाई रखो। ठीक है, तो चलना तो आगे ही है, बढ़ना तो आगे ही है, कैसे भी बढ़ो लेकिन बढ़ना आगे ही है। ये अपनी अप्रोच रखनी है आपने। ठीक है, अगर पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 40 दिन में भी सब कुछ हो सकता है, क्योंकि 40 दिन में हमारा ऑलरेडी अच्छा खासा कंटेंट आपके पास मिल जाएगा आपको। दूसरी बात, आपको सिर्फ वो कंटेंट पढ़ना है और पढ़ के जो है टेस्ट देने हैं। कंटेंट पढ़ना है, टेस्ट देने हैं, कंटेंट पढ़ना है, टेस्ट देने हैं, ये दोनों काम आपने अपने लेवल पे अच्छे से करना है। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी है, डायरेक्टली कॉल कर दीजिए। वी वुड लव टू केटर योर टू हेल्प यू, राइट, टू मेंटोर यू। अब मैं बात करता हूं, पेपर 2 इज गेम चेंजर, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखिए, आपको करना पड़ेगा। पेपर 1 की एजेस मैं बता देता हूं, कहां कहां पे आपने थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ाई करनी है। देखो, सबसे पहली है जनरल साइंस। जनरल साइंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो सिविल सर्विसेज के अंदर नहीं पूछा जाता। सिविल सर्विसेज में साइंस एंड टेक पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर। ठीक है, तो जनरल साइंस को कवर करना है तो क्या करेंगे आप करेंगे एनसीईआरटी 6 to 10th स्टैंडर्ड। अब 6 to 10th स्टैंडर्ड जरूरी नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप 9th एंड 10th की एनसीईआरटी को मल्टीपल रिवीजन दे दीजिए। 9th और 10th की एनसीईआरटी को मल्टीपल रिवीजन दे दीजिए, आपका जनरल साइंस खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा और अच्छा स्कोर करूं, जरूरत भी है स्कोर करने की, और साइंस बैकग्राउंड से, मेडिकल नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो, जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 11th और 12th के सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं। मैंने ये वीडियो, सिलेक्टेड चैप्टर्स की वीडियो मैंने बना रखी है, आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। सिलेक्टेड चैप्टर्स जो हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स जो हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों से बेटर आप परफॉर्म करो। मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल साइंस में ना, आप देखिए सबसे बड़ा कंपोनेंट जनरल साइंस का ही होता है पेपर 1 के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर 1 के अंदर जनरल साइंस का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 27 से 30, 30 से 35 भी आ सकते हैं, राइट। जो बच्चा, यही रीजन है, यही जो जिसे कहते हैं ना, यही सीक्रेट है उन बच्चों का, जो बच्चे पेपर 1 के अंदर, जो टॉपर पेपर 1 के अंदर 160 लाते हैं, 170 लाते हैं। पता है उन बच्चों का सीक्रेट क्या होता है? उनका सीक्रेट यह होता है कि वो बच्चा 160 पता है कैसे लाता है, वो जनरल साइंस में ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है और सही करता है, और कोई सीक्रेट नहीं होता इन बच्चों का। जो बच्चे 160 170 लाते हैं ना, वो जनरल साइंस और मैथ्स रीजनिंग के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसीलिए।
ठीक है। तो स्कोरिंग है, जितने भी बच्चे हैं जो साइंस नॉन साइंस मेडिकल बैकग्राउंड के, वो +1 +2 कर लो, एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी, तभी 160-70 तक पहुंचोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा है अपना, दूसरा जो एज है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, इकोनॉमी। इकोनॉमी की जहां तक बात है तो सिविल सर्विसेज का बच्चा क्या करेगा, वो देखेगा वो इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ लेगा भैया, वो इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक होती है, आपको पता ही है, आप कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सारी बुक्स हैं, मृणाल सर के लेक्चर्स देख लेंगे। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक्स की किताबें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी उमा कपिला और पता नहीं कौन कौन सी किताबें हैं, वो सारी किताबें जो है सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट पढ़ लेता है। ठीक है, बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स वो नहीं आएगी, यहाँ पे इकोनॉमिक्स आएगी एनसीईआरटी बेस्ड इकोनॉमीज, सेम टू सेम एनसीईआरटी बेस्ड इकोनॉमीज। और एनसीईआरटी की कौन सी इकोनॉमिक्स आती है, +2 में एनसीईआरटी +2 में 2 इकोनॉमिक्स की किताबें हैं, एक मैक्रो है, एक माइक्रो है। ठीक है, सो ये 2 किताबें आपके काम की है इकोनॉमिक्स के अंदर। समझ आ गया? प्लीज इसको ध्यान से रखो, सोचो। और मैक्रो और माइक्रो के अंदर जो एनसीईआरटी में चीजें लिखी हैं, बस और बस वही आपने किताबें पढ़नी है, दैट्स इट। उसके बाहर जाना ही नहीं है, उसके बाहर आपने जाना ही नहीं है। ठीक है, तो जो मैक्रो और माइक्रो में इकोनॉमिक्स में है, बस उसी को ही आपने ध्यान देना है। ठीक है, ओके। उसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग, मैंने कहा मैथ्स एंड रीजनिंग जो है गेम चेंजर है। तो गेम चेंजर में क्या करना है आपने, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में भी बता रखा है, मैथ्स एंड रीजनिंग को अप्रोच कैसे करना है वो आप देखिएगा। ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट भी बनाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जहां तक बात करें तो 10 से 12 टॉपिक होंगे, किसके, मैथ्स के, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और 10 से 12 ही टॉपिक होंगे रीजनिंग के। ये 10 से 12 टॉपिक्स कीजिए। कितने लेवल पे करना है, इजी लेवल पे, इजी लेवल पे कीजिए। एंड सारे टाइप्स कीजिए। ठीक है, हर टॉपिक के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को कर लीजिए। पहला करना क्या है, इजी लेवल पे ही करना है, उसमें मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल पे वो टाइप्स मत करो। सिर्फ और सिर्फ सारे टाइप्स करने, ऑल टाइप्स यू हैव टू डू, टाइप ऑल करने हैं और इजी लेवल पे ही करने हैं, मुश्किल लेवल पे नहीं करने। मैथ्स एंड रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, राइट। तो और दूसरी बात, दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं मैथ्स रीजनिंग के, उनको भी सॉल्व कीजिए। उनको सॉल्व करके आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आपने इनको आगे बढ़ाना है, करना है इनके रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अलावा एक और एज है जो मैं आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर जो होता है सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ के अंदर बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। सीएपीएफ के अंदर 1 लाइनर करंट अफेयर्स होते हैं, अवार्ड्स, ट्रॉफी, जो मैं आगे बता दूंगा, इस तरीके के करंट अफेयर्स आते हैं। आपको सीएपीएफ में लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स करने हैं, लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर 6। ठीक है, तो लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर आपने सीएपीएफ के करने हैं। ठीक है, और वैसे बच्चे ये भी कहते हैं सर 2-3 साल का ट्रेंड देखा जाए तो करंट अफेयर जो है वो जनरली इन महीनों से पूछे जा रहे हैं। वो क्या, मई से पूछे जाते हैं, जून से पूछे जाते हैं और अप्रैल से पूछे जाते हैं। ये 3 महीने के करंट अफेयर्स आते हैं। मई और जून से तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ये गलत अप्रोच है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बट सारे नहीं पूछे जाते। हमें सेफ साइड करना है, हमारे पास टाइम है और हमें करना ही पड़ेगा। अगर 1 सवाल या 2 सवाल भी हम नहीं करते हैं, अगर हम कर सकते थे लेकिन नहीं किया, हम आउट ऑफ द गेम है। समझ आ गया? तो आपने 3 महीना फोकस नहीं करना, आपने 6 महीना कम से कम फोकस करना है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है, आपने जो डिफेंस करंट अफेयर्स है, डिफेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है, कहीं पर भी गूगल पे सर्च मारिएगा आपको मिल जाएगा डिफेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर। वो करंट अफेयर आपने लास्ट 1 साल का करना है। ठीक है, लास्ट 1 ईयर का डिफेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर, दैट यू हैव टू फॉलो इट वेरी रिलीजियसली। समझ आ गया? तो ये आपने इस तरीके से करना है। क्लियर? करंट अफेयर मैंने आपको समझा दिया। करंट अफेयर में कौन कौन सा स्कोप है, इस तरीके, अवार्ड्स, मेडल, ऑनर, प्राइज, रिपोर्ट, इंडेक्स, सर्वे, स्टडी, गवर्नमेंट स्कीम्स, पोर्टल, ऐप, इकोनॉमी, बजट, सर्वे कर लिया, डिफेंस, न्यूज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस।
आप भी देखेंगे बीच बीच में आपको लगेगा यार मैं तो सिविल सर्विसेज का हूं, मैं ये क्या रद्दी से करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये करंट अफेयर रट्टा मारना याद रखना भी बड़ा चैलेंजिंग होता है लास्ट 6 महीने के, ठीक है। तो ये काफ़ी मुश्किल होते हैं, तो इसको आप कम ना सोचिए। और ये करंट अफेयर्स जो होते हैं ये एग्जैक्टली ऐसे ऐसे ही करंट अफेयर्स आते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो इनको आपने लूज़ नहीं करना है, ये नंबर लूज़ नहीं करने हैं। समझ आ गया? तो आपको मैंने सबसे पहले इस क्लास के अंदर ये समझा दिया कि लूज़ नहीं करनी है अपनी होप, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप सीएपीएफ की तरफ बढ़िए, ठीक है। कुछ नहीं होगा अगर 40 दिन अपनी प्रिपरेशन के आपने सीएपीएफ की तरफ दे दिए, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, बल्कि आपका ये बेनिफिट हो सकता है कि अगर आपने सच्चे दिल से प्रिपरेशन की होगी ना सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की और गलती नहीं हुआ होगा, तो वो जो सारी जानकारी है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, वो आप अपने सीएपीएफ में यूज जब करोगे तो शायद सीएपीएफ आपका निकल जाए अच्छे मार्क्स से। ऐसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा है। तो आप इस सीएपीएफ की तैयारी 40 दिन के लिए पूरा डिवोटेड करो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पेपर 1 पेपर 2 बता दिया। पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली हमारा कोर्स जो है आप ले सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा, कॉल कर लीजिएगा, देन आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। एंड इसके अलावा पेपर 1 की बात करूं तो मैंने आपको एजेस बता दिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो कंटेंट है आपका, मुझे पता है आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, थीम्स वगैरह पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, मुझे पता है वो सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वही पढ़िए, जो अलग चीज़ है वो मैंने आपको बता दी एज फार एज सीएससी प्रीलिम्स इज कंसर्न, ठीक है। तो वो उससे अलग ये चीज़ें आपको दिखेंगी, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।